नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल होने वाली है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और ये बहुत जल्द अनाउंस हो सकते हैं। अक्टूबर में नई सरकार बन सकती है और उसी को लेकर के इस बार फिर अजीत पवार एक बार ऐसा माना जा रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं। इसकी खास वजह है और एक बयान उनका बहुत सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि जो हमने सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाया था, वो दरअसल हमारी भूल थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बातें जो निकल के आई और अजीत पवार को जो लोग जानते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अनायास कुछ भी नहीं बोलते हैं। बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं, जो एक तरफ अपने चाचा को एक तरीके से कहा जाए धोखा दे के सरकार में वो शामिल होते हैं। दो दो बार ऐसा उन्होंने किया। तो उनके जो कदम हैं वो बहुत ही सोच समझ के पड़ते हैं, वो चाहे इधर आए या उधर जाएं। तो एक बार फिर वो खबरों में हैं और तमाम विश्लेषण हो रहे हैं। इसी पे आज बात करेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा, जरा वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा मंगलवार को कि जो हमारी बहन है सुप्रिया सुले, उनके खिलाफ जो हमने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाया था वो हमारी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूँ। मैंने अपनी बहन के खिलाफ जो ये गलती की, सुनेत्रा को मैदान में उतार कर, ये नहीं करना चाहिए था। दरअसल ये फैसला संसदीय बोर्ड ने लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये फैसला गलत था। तो अब इस बयान के आधार पर ये कहा जा रहा है कि आखिर एकदम से ये बदलाव क्यों आ रहा है। और राजनीति में एकदम से बदलाव कभी नहीं आता है, उसके पीछे कोई पटकथा होती है। और वो पटकथा ये है कि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव को लेकर के सीटों का जो बंटवारा और उसके लेकर के जो खींचतान चल रही है, हर एक पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा सीटें मिले और ज्यादा सीटें मिलेंगी तो ज्यादा जीत के आएगी और जो बार्गेनिंग पावर होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसी को लेकर के अजीत पवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो महायुति की जो सरकार है जिसमें वो डिप्टी सीएम है, वहां कुछ मामला बन पा नहीं रहा है। और वो जितनी सीटें मांग रहे हैं वो करीब करीब 90 से 100 सीटें मांग रहे हैं। और ये संभव नहीं है कि 90 से 100 सीटें उन्हें मिल जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको बताऊं मैं तो 288 सीटें हैं। कुल मिला के विधानसभा में 288 सीटें हैं, 288। अब इसमें बीजेपी खुद चाह रही है कि वो 130 से 150 सीटों पर चुनाव लड़े। शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, एक नाथ शिंदे, वो चाह रहे हैं कि 100 सीटों में वो भी चुनाव लड़ेंगे। अजित दादा चाह रहे हैं कि 100 सीटों के आसपास वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब कुल मिला के इनकी सीटें अगर जोड़ लीजिए तो ये 350 के आसपास हो जाती हैं, जबकि विधानसभा में है 288। अब 288 सीटों में किस तरीके से बंटवारा किया जाए, और फिर छोटे छोटे दल भी हैं, उनको भी एक एक दो दो चार चार सीटें देनी ही होंगी। तो कुल मिला के बंटवारा यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ शरद पवार गुट में भी सीटों को लेकर के बंटवारे में पेच फंसेंगे। लेकिन वहां पर अगर ये एनसीपी, दोनों एनसीपी एक साथ मिल जाती हैं तो फिर पेच नहीं फंसेगा। तो फिर वहां पर जो अजीत दादा चाह रहे हैं उतनी सीटें उनको मिल सकती हैं, क्योंकि वहां पर शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी। उसके बाद फिर एनसीपी और फिर कांग्रेस का नंबर आएगा। तो इस तरीके से वहां बंटवारा हो सकता है।
लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को जिस तरीके से अगर एक एक कड़ी को मिला के देखें तो बात समझ में आ जाएगी। जब इन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों को प्यार करता हूं, तो सुप्रिया सुले ने भी कहा कि उन्होंने उनको कोई जानकारी नहीं है और मैंने अभी कुछ ये सुना नहीं है, देखा नहीं है। अब बात ये आती है कि सुप्रिया सुले क्या अजीत दादा के साथ काम करने में इस बार कंप्रोमाइज करेंगी? तो राजनीतिक तौर पर ये कहा जा सकता है वो छोटी बहन है और अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है संगठन का। और अजीत दादा तो खांटी आदमी है, बड़े नेता हैं और संगठन का पूरा दरोमदार एनसीपी में जब थे वो तो उन्हीं के कंधों पर था। तो बहुत मुश्किल सुप्रिया सुले को भी नहीं होगी और बहुत मुश्किल शरद पवार को भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर अजीत दादा एक बार आते हैं तो एनसीपी का एक बार फिर से जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो जलवा था वो देखने को मिल सकता है। अब एक और बात है जो परेशान कर रही है अजीत दादा को और परेशान कर रही है बीजेपी को भी, वो है आरएसएस की नाराजगी। दरअसल आरएसएस नाराज है, ऐसा बताया जाता है अजीत पवार को गठबंधन में रखने को लेकर के। पहले भी नाराज था आरएसएस जब अजीत पवार टूट के आए थे, और उसके और पहले जब वो रात में 4 बजे डिप्टी सीएम बने थे तब भी आरएसएस नाराज था। आरएसएस का मानना था कि एनडीए में अजीत पवार को शामिल नहीं करना चाहिए, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। वो थ्योरी लोकसभा चुनाव में प्रूव हुई। लोकसभा चुनाव में महायुति की जिस तरीके से हार हुई वो साबित होता है कि जो अजीत पवार हैं वो अपने वोट को एनडीए के साथ लाने में कामयाब नहीं रहे हैं। तो एक बड़ा पेच यही है कि किस तरीके से आरएसएस को मनाया जाए। पहली बात, आरएसएस को मनाने के लिए जो अजीत दादा को लाए थे अपनी पार्टी में फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस, पहली बार देवेंद्र फडणवीस ही लेकर के आए थे अजीत दादा को। तो और शिंदे को भी वही लेकर के आए हैं, ये आर्किटेक्ट वही है। अब जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो आरएसएस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों से पता चलता है। कई दफे मीटिंग हो चुकी है, लंबी चर्चा हो चुकी है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन आरएसएस कतई नहीं चाहता है कि अजीत दादा पवार के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और इसकी वजह से फर्क क्या आएगा, जब बार्गेनिंग होगी टिकटों की, अजीत दादा पवार को उतनी टिकट्स नहीं दी जाएंगी अगर ये गठबंधन में रहते हैं तो। अगर जितनी वो चाह रहे हैं उतनी टिकट नहीं मिलेंगी तो अजीत दादा पवार का जो रसूख है, जब सरकार आएगी, अगर आती है या दूसरे की सरकार आती है, आपके पास विधायक ज्यादा नहीं होंगे तो आप बार्गेन नहीं कर पाओगे। और वो जो सपना देख रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर बनने का, जब देखिए गठबंधनों की सरकारें बनती हैं तो कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एक नाथ शिंदे जो अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो शिवसेना में रहते हुए चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन वो बने। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, इसमें आपके पास अगर नंबर्स हैं, संख्या बल है, तो आप कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और यही उनको ये लगता है, क्योंकि एक नाथ शिंदे अजीत पवार से जूनियर रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के जूनियर रह चुके हैं, मतलब वो राजनीति में बाद में आए, वो विधायक बाद में बने। ऐसे में अजीत दादा को ये तो बात लगती ही होगी कि वो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। डिप्टी सीएम ही वो बने हैं, दो दो बार बने हैं, अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बड़ा बड़ा राजनीतिक सफर है उनका, बड़ा कद है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, बड़े नेता माने जाते हैं और बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि तिकड़मी नेता हैं, संगठन के आदमी हैं। तो ऐसे में एक तरफ आरएसएस नाराज है, दूसरी तरफ बीजेपी के भी कुछ लोग, एक धड़ा है जो अजीत पवार को पसंद नहीं करता है। तीसरी बात यह है, अगर अजीत पवार एनडीए से बाहर जाते हैं तो फिर शिंदे को और
बीजेपी के जो दूसरे घटक हैं उनको एक तरीके से होगा कि ज्यादा चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा टिकट्स अवेलेबल होंगे। शिंदे गुट भी ये चाहता है कि ज्यादा टिकट्स उसको मिले, जिससे कि आगे अगर मोल भाव करना पड़े तो वो मोल भाव किया जा सके, क्योंकि शिंदे अभी तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इस बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर दांव खेला है और देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरीके से सारे अधिकार दिए हैं और इसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस हो सकता है, अगर बीजेपी कंफर्टेबल नंबर्स लेके आती है तो देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बने, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना बने। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात ये निश्चित है कि अजीत दादा पवार जो, अगर इनकी घर वापसी होती है तो ये बड़ा उलटफेर होगा महाराष्ट्र की जो सियासत है। अभी जो फिलहाल वहां पर है विधायकों की संख्या, वो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना के पास 40 हैं, जो अभी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और एनसीपी के पास जो अभी अजीत दादा पवार के, उनके पास भी 40 विधायक हैं। तो इस तरीके से ये सरकार चल रही है। 288 सीटें हैं टोटल, और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, 44 विधायक हैं उनके पास। एनसीपी जो शरद पवार के पास है उसके 13 विधायक हैं अभी, और शिवसेना जो ठाकरे के पास है उसके 16 विधायक हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स लोकसभा चुनाव में मिला, महाविकास अघाड़ी, जो कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है उसको महाविकास अघाड़ी कहते हैं, और जो बीजेपी शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है उसे महायुति कहते हैं। तो महाविकास अघाड़ी को जो रिस्पांस मिला है लोकसभा चुनाव में, माना यह जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। अब यहाँ पर एक पेच है, अजीत दादा पवार समय को देख रहे हैं, परख रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो एक चांस बन सकता है मुख्यमंत्री बनने का। तो ऐसे कि ऐसा अगर सीटें ठीक ठाक आती हैं तो ये हो सकता है कि आप 2.5 साल आप बने, 2.5 साल आप बने, जिस तरीके का फार्मूला है कि 2.5 साल शिवसेना का बने मुख्यमंत्री और 2.5 साल एनसीपी का बने मुख्यमंत्री, या तीनों अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी, तो कम से कम नंबर आ सकता है। सेंटीमेंट्स जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ है। जो महाराष्ट्र की जनता है, जो सर्वे भी आ रहे हैं वहां पर भी बताया जा रहा है कि एनडीए की हालत खस्ता है और महाविकास अघाड़ी तो लोग पसंद कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, अभी आरक्षण का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आ रहा है और महाविकास अघाड़ी उसको एड्रेस कर रही है। तो अभी से जो सेंटिमेंट्स हैं वो देखने को तो यही मिल रहा है कि महाविकास अघाड़ी वहां पर आगे है, और यही देखते हुए अजीत दादा पवार एक बार फिर घर वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो अपने चाचा, जो कि सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं आज के मौजूदा दौर में, शरद पवार, न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि देश के भी सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, अगर वो अपने चाचा को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो घर वापसी उनकी निश्चित तौर पर मानी जा सकती कि चुनाव से पहले हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो डेस्परेट हैं, वो केंद्र में आके, दिल्ली आके अमित शाह वगैरह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव के तरीके से अंतिम समय तक ये ना रहे कि किसको सीट मिलेगी किसको सीट मिलेगी। लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। जितनी उनकी डिमांड है 90-100 सीटों की, वो शायद ही पूरी हो, क्योंकि 288 सीटें ही हैं टोटल, जिसमें कि 140 सीटों के आसपास बीजेपी खुद लड़ना चाह रही है। आधी सीटों पर वो बंटवारा करेगी, आधी सीटों पर वो खुद लड़ेगी। कुल मिलाकर के अजीत दादा पवार अगर एक बार फिर घर वापसी करते हैं तो सियासत जो है देखने वाली होगी, बड़ी दिलचस्प होगी। चुनाव के नतीजे भी कुछ अलग ही कहानी कहेंगे। वैसे भी महाविकास अघाड़ी का अभी तक वहां पलड़ा भारी है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिले रिजल्ट। अब आगे आने वाले समय में, कुछ ही समय में ये पता चल जाएगा कि सियासत किस करवट बदलेगी। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको
समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।